पीछे तक आवाज़ आ रही है ना? माइक की जरूरत है। तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे कैंसर एज ए माइक्रो एवोल्यूशनरी प्रोसेस, और वी डिस्कस की कॉन्सेप्ट्स के हाउ सेल्स बिहेव in a society of cells, that is tissues, or what are the normal way of living for the cells. तो कल के लेक्चर से कोई क्वेश्चन है, कोई पॉइंट है जो डिस्कस करना चाहिए? एनीथिंग? सब क्लियर? ओके, तो फिर मेरा एक सवाल है आप लोगों से, अपने कॉपीज और पेन निकाल लें। सवाल है कि इफ कैंसर सेल्स आर सो सक्सेसफुल एट ग्रोइंग, ठीक है, and surviving, and so why do they eventually kill their host or our cells? एक पेपर निकालें, जो बाद में अपना नाम लिख के वो मुझे दे दीजिएगा। 5 मिनट का टाइम, जल्दी से जवाब लिखिए। क्या आपको समझ आती है इस सवाल के बारे में? क्या आपका ख्याल है? अपना ओपिनियन बताइए। वी हैव ओनली 5 मिनट। पाँच मिनट है, तो अपना ओपिनियन आप अपना दें इसके बारे में। कल हमने डिस्कस किया था। क्या हुआ? पेन का मसला है? पेन के बगैर लेक्चर देने आए? हाँ, जल्दी बाहर से दिया, फंसी से रिसेप्शन से दिया। मैडम, वो होस्ट को किल करने के बाद खुद को किल कर देना। होस्ट
एक्स्ट्रा किलोमीटर का क्या मतलब है? आदमी क्या सेल्स बचेंगे वंस? मैं मुझे यही लगता है कि वैसे अपना नाम जरूर लिखिएगा इनके ऊपर। हो गया तो फिर मुझे दे देना। एक बार सबसे कलेक्ट कर लेना। हो गए 5 मिनट। आप सबसे कोई भी आगे से शुरू करें।
क्वेश्चन जरूरत है, इसकी हम परसेंटेज जो फाइनल आपके क्वेश्चन पेपर से जो है कुछ में मार्क्स इसकी कर रहे हैं, ठीक है। सो ऑब्वियसली द आंसर्स आर राइट। तो आई होप कि आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट समझ आया है या नहीं आया है, बट द गुड थिंग इज कि आप लोग आपस में डिस्कस कर रहे थे रादर देन स्टीयरिंग द रूम फॉर मी और समवेयर एल्स। कुछ ना कुछ आप लोगों ने लिखा है, तो आगे बढ़ें और वी वांट टू डिस्कस। हम लोग कल बिल्कुल एंड में यही डिस्कस कर रहे थे कि कैंसर सेल्स आर सो सक्सेसफुल एट ग्रोइंग एंड सर्वाइविंग। एवोल्यूशन की बात हो रही है, ठीक है। एवोल्यूशन की हम बात कर रहे हैं, नॉट एन इंडिविजुअल, बल्कि हम सेल्स की बात कर रहे हैं। हमने डिफरेंसेस की बात की थी कल, बैक्टीरिया और जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं। अब जब मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में हम एक इंडिविजुअल सेल की बात कर रहे हैं और फिर कैंसर की बात कर रहे हैं, तो वहाँ पे कैंसर इज नॉट फॉलोइंग एनी रूल, ठीक है। वो कोई रूल फॉलो नहीं कर रहा। हमने कहा कि तमाम सोशल बिहेवियर जो है वो डिस्टर्ब हो चुके हैं एंड इट्स बिहेविंग वेरी एब्रप्टली, और वो तमाम चीज़ें अपने लिए कर रहा है फॉर दी सर्वाइवल ऑफ इट सेल्फ। बट दी जो कंटेनिंग बॉडी है डेफिनेटली उसके लिए सही नहीं है, क्योंकि एक सिस्टम जो होता है, हमारे जो टिश्यूज़ हैं, हमारे जो ऑर्गन्स हैं, दे वर्क लाइक अ सिस्टमैटिक सिटी, जहाँ पे ऑर्गन के जो काम है वो डिफाइन है। लंग को क्या करना है, लिवर को क्या करना है, इसी तरह जो डिफरेंट ऑर्गन्स हैं, हार्ट को क्या करना है, सबके काम डिफाइन है। एनीथिंग जो इस तमाम सिस्टम को आके डिस्टर्ब कर दे, तो वो ऑर्गन्स के लिए, वो एज ए होल बॉडी के लिए इज नॉट द राइट थिंग, ठीक है। सेल्स तो ऑब्वियसली दे आर प्रोलिफरेटिंग, दे आर ग्रोइंग, दे आर इन्वेटिंग अदर टिश्यूज एंड ऑर्गन्स, और एज ए होल एक ऑर्गेनिज्म के लिए डेफिनेटली इज नॉट अ गुड थिंग। बट ऐसे एज अ सेलुलर लेवल पे देखें तो एवोल्यूशन हो रही है, ठीक है। एवोल्यूशन डज नॉट ऑलवेज मीन कि उसका रिजल्ट आपके मुताबिक निकलेगा, ठीक है। या वो सेल के लिए एवोल्यूशन बिल्कुल सही हो रही है कि उसमें म्यूटेशन हुई, ठीक है, कंपटीशन हुआ, नेचुरल सिलेक्शन हुआ और वो इवॉल्व हुआ, यही चीज़ें हुई है ना। यानी कि म्यूटेशन से उसने ऐसे चेंजेस एक्वायर किए जिससे उसका सर्वाइवल को फ़ायदा हो रहा है, उसने कोई सिलेक्टिव एडवांटेजेस हासिल कर लिए, उसकी फिटनेस इंप्रूव हो गई, उसकी प्रोलिफरेशन इंप्रूव हो गई, उसने तमाम इनहिबिटरी सिग्नल्स को कंसीडर नहीं किया, इट्स स्टिल ग्रोइंग, ठीक है। ये म्यूटेशंस हुई एंड देन इट्स ग्रोइंग, टेकिंग एडवांटेजेस फ्रॉम इट्स नेबरिंग सेल्स, ठीक है। उनके मुकाबले में वो ज्यादा फास्ट ग्रो कर रहा है, वो ज्यादा ओवर कंज्यूम कर रहा है तमाम चीजों को, ठीक है। तो उस सेल के लेवल पे माइक्रो एवोल्यूशन हो रही है और वो उसके लिए बेहतरीन हो रही है, क्योंकि म्यूटेशन वही जो सारा प्रोसेस है एवोल्यूशन का। आपको डार्विन्स थ्योरी का पता है ना कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, एनीथिंग विच एक्वायर्ड म्यूटेशंस, ठीक है, और वो म्यूटेशंस जो कि उसके बेनिफिट के लिए हो, जीन्स के अंदर वेरिएशन क्रिएट करें, ठीक है, एंड इट्स नॉट टू डिलीटीरियस। ऐसी ना हो कि आपका सेल फॉरन डेड हो जाए, ऐसी म्यूटेशंस हो जो उसको सर्वाइव भी समहाउ करवा रही हैं, उसको फिटनेस का एडवांटेज दे रही हैं, ठीक है, जिसकी वजह से वो ग्रो भी कर रहा है एंड इट्स नॉट डाइंग। तो सेल के लेवल पे इट्स अ सक्सेसफुल माइक्रो एवोल्यूशन, बट फॉर द होल ऑर्गेनिज्म जिस सिस्टम में वो कंटेन्ड है, डेफिनेटली इज नॉट गुड फॉर इट। सही है? एनी क्वेश्चन? चल फिर आगे चलते हैं। हम लोग कल बात कर रहे थे कि म्यूटेशंस होती हैं, जेनेटिक इंस्टेबिलिटी होती है कैंसर सेल्स के अंदर। तो अभी हम फर्दर उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। सो मैनी ह्यूमन कैंसर सेल्स एक्यूमुलेट जेनेटिक चेंजेस एट एन एबनॉर्मली रैपिड रेट एंड आर सेड टू बी जेनेटिकली अनस्टेबल। तो जो ह्यूमन कैंसर सेल्स हैं
और आप कह लें कि ट्यूमर सेल्स हैं, दे एक्वायर म्यूटेशंस एट अ वेरी हाई रेट। उसकी क्या वजह है? क्योंकि रैपिडली ग्रो कर रहे हैं, प्रोलिफरेशन, हाईली प्रोलिफरेटिव, बिल्कुल ठीक है। और कुछ? रिपेयर मैकेनिज्म को फॉलो एग्जैक्टली, दीज आर द टू मेन रीजंस। नंबर 1 हाईली प्रोलिफरेटिंग है, नंबर 2 उनका जो रिपेयर सिस्टम है वो भी ठीक से काम नहीं कर रहा, दे आर स्किपिंग इट, वो उसको कंप्लीटली आपको पता है सेल साइकिल का एक तो माइटोसिस हुआ, उसके बाद इंटरफेज होता है, इंटरफेज में डीएनए सिंथेसिस एंड उसके बाद रिपेयर, ठीक है। जो आपके रेप्लिकेशन एरर्स हैं पहले उनकी रिपेयरिंग होती है, देन इट गोज टू द नेक्स्ट राउंड ऑफ प्रोलिफरेशन। कैंसर सेल्स दे यूजुअली बाईपास दिस रिपेयर साइकिल, ठीक है, दे क्विकली जंप इनटू द अनदर राउंड ऑफ रेप्लिकेशन। एज ए रिजल्ट एक्यूमुलेशन ऑफ म्यूटेशन होती रहती है एंड आगे हम देखेंगे कि ग्रॉस चेंजेस भी आते हैं जेनेटिक्स में, यानी कि क्रोमोसोम के लेवल पे। सो दिस genetic instability observed in cancer cells can arise from inability to repair DNA damage or to correct replication errors, ठीक है। अब ये दो फिगर्स हैं आपके सामने, ये दोनों कोलोन कैंसर की हैं। आप मुझे इनमें डिफरेंस बता सकते हैं कि क्या इनमें से कौन सा वाला कैंसरस है और कौन सा वाला कैंसरस नहीं है? हाथ उठाइएगा। हैंड रेज करेंगे। यस, इसमें नॉर्मल हमारे पास क्रोमोसोम्स के नंबर्स हैं, जबकि इधर? जी इन बी फिगर में? बी, बट इन फिगर ए हमारे पास जो क्रोमोसोम्स है उनकी एक्स्ट्रा कॉपीज भी हैं। तो आई थिंक ये कैंसर टाइप का है और वो बेसिकली नॉर्मल है। ये कंप्लीट कैरियोटाइप है, तो हमारे पास 4 पेयर्स ऑफ क्रोमैटिड्स होने चाहिए। This meeting is logged. और जो फिगर बी है वो मुझे नॉर्मल लग रही है और जो फिगर ए है वो मुझे कैंसरस लगती है। अच्छा, हाथ उठाएंगे, हाथ उठा के बताएंगे जी। एनी ओपिनियन? मैडम होमोजीनस है और यहाँ पर होमोजीनस क्रोमोसोम्स नहीं है। ए वाली जो कैंसर से बी वाली जगह नॉर्मल है, इसमें तो उनका क्रोमोसोम नंबर 10 से ट्रांसलोकेशन भी नजर आ रही है और काफी सारे इससे क्रोमोसोम नंबर 21 है, उसमें हमें काफी सारे जो है से नजर आ रहे हैं। नॉर्मल हमारे पास जो है कैरियोटाइप में 2 ही होते हैं। एग्जैक्टली, ठीक है, सही है। यस, पीछे से 20 पे थोड़ी सी ट्रांसलोकेशन हुई। पहले बताएं ए नॉर्मल है या बी नॉर्मल है? पहले यहाँ से शुरू। बी नॉर्मल बी नॉर्मल है, ओके। और कुछ और? मैडम ये होमोजीनस लग रही है, ये होमोजीनस नहीं लग रही। होमोजीनस क्रोमोसोम्स पेयर आते हैं, मुझे लग रहा है। यू मीन होमोलोगस? होमोलोगस पेयर। और यहाँ पे मुझे जरा डाउट है। राइट, तो आपके ओपिनियन में ए इज कैंसरस और आपके ओपिनियन में बी इज कैंसरस। जी, बॉयज कोई ओपिनियन है? ए कैंसरस है, ओके, ठीक है। ये दोनों कैंसर के कैरियोटाइप्स हैं, ठीक है, ये दोनों कैंसर के कैरियोटाइप हैं, ए एंड बी बोथ। व्हाई? क्योंकि जो कैंसर के कैरियोटाइप्स हैं सच एज इन ए में आपको ज्यादा जो चेंजेस दिख रहे हैं, दीज आर दी चेंजेस इन दी सीक्वेंसेस ऑफ द डीएनए, ठीक है। पॉइंट म्यूटेशंस हैं, ट्रांसलोकेशंस हैं, ठीक है। आपने बिल्कुल करेक्टली पॉइंट आउट किया कि क्रोमोसोम नंबर 10 पे भी ट्रांसलोकेशन हुई हुई है। अ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स आर शोइंग ट्रांसलोकेशंस, ठीक है। और कुछ 2 में जैसे डुप्लीकेशंस भी हैं। तो जो चेंजेस हैं, दीज आर बेसिकली द रीअरेंजमेंट्स, ट्रांसलोकेशंस एंड डुप्लीकेशंस, ठीक है। इसके अंदर आपको एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मटेरियल भी नजर आ रहा है, ठीक है, बट दीज आर एट द लेवल ऑफ दी सीक्वेंसेस। वाइल इन बी के अंदर ग्रॉस चेंजेस हैं, ठीक है, ग्रॉस चेंजेस हैं जो कि पॉइंट म्यूटेशंस नहीं है, दीज आर बिगर देन दी सीक्वेंसेस, जस्ट इन द सीक्वेंसेस ऑफ द डीएनए, ठीक है। जैसे कि आप देखें क्रोमोसोम नंबर
what is lost here? Almost the arms of many chromosomes are lost. Many. ठीक है, यहाँ पे आपको जो changes, I'm sorry, B is the one जिसके बारे में मैं point mutations की बात कर रही हूँ. ठीक है, यहाँ पे point mutations हैं और यहाँ पे gross changes हैं. ठीक है, तो यहाँ पे आपको minor changes नजर आ रहे हैं which are in the sequences of the DNA. और यहाँ पे बेसिकली ग्रॉस चेंजेस हैं, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मटेरियल्स हैं, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल आर्म्स हैं, ट्रांसलोकेशंस हैं. ठीक है, तो हमने जो है वो रेसिप्रोकेट करके कह दिया है. यू गेट इट? सही है, समझ आ गई बात? तो समटाइम्स इट डिपेंड्स ऑन दी कैंसर टू कैंसर, ऑल्सो पेशेंट टू पेशेंट. सेम कैंसर में आपको डिफरेंट टाइप के कैरियोटाइप यू कैन ऑब्जर्व इन दी कैरियोटाइपिंग. ठीक है, यानी कि आपने 2 पेशेंट के कैंसर के सैंपल उठाए डीएनए के और कैंसर सेम है लेकिन उनका आपको कैरियोटाइप डिफरेंट नजर आ रहा है. ये हो सकता है. वाई? बिकॉज दोनों का ओरिजिन डिफरेंट है, दोनों में डिफरेंट सबसेट्स ऑफ म्यूटेशंस हैं, दोनों के डिफरेंट सर्कमस्टेंसेस हैं. तो आपको This meeting is unlocked. आ सकता है. जिस तरह हम इसकी बात कर रहे हैं कि ये कोलोन कैंसर के कैरियोटाइप हैं बट दे आर अपेरेंटली वेरी डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर. है ना, लग रहे? तो इस तरह की ऑब्जर्वेशन होती. एंड दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन जिसकी वजह से ट्रीटमेंट किसी भी सेम टाइप के कैंसर को आप एक ही तरह का ट्रीटमेंट नहीं दे सकते क्योंकि उनकी अपीयरेंस डिफरेंट है. हर इवन के एक जो कैंसर है, एक क्लोन है, उसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स हैं. आपने एक म्यूटेशन को टारगेट किया लेकिन दूसरा जो सेल है उसके अंदर एक दूसरा सबसेट ऑफ म्यूटेशंस है. तो आपने एक क्लोन को किल कर लिया बट द अदर इज अराइजिंग देयर. सो दीज आर दी चैलेंजेस इन दी कैंसर ट्रीटमेंट. All right. So, and then another thing that happens very commonly in cancer is aneuploidy. ठीक है? Aneuploidy कहते हैं when at the time of mitosis, you know that equal number of chromosomes should apart in both daughter cells. ठीक है? But when this fails, that means that chromosomes are not able to bind or align properly at the mitotic spindles, then one of the chromosome can be in plus number and the other cell may receive less number of chromosome. ठीक है, तो इसको हम कहते हैं aneuploidy. And this phenotype is very common in cancer cells क्योंकि डेफिनेटली हम बात कर रहे हैं कि उसमें सब कुछ एब्रप्टली हो रहा है, उनकी डिवीजन भी एब्रप्टली हो रही है, प्रॉपरली जो है वो प्रूफ रीडिंग नहीं हो पा रही है, उनका जो कंट्रोल मैकेनिज्म है वो नहीं प्रॉपरली हो पा रहा है, क्विकली दे वांट टू प्रोलिफरेट. तो इस तरह के ग्रॉस चेंजेस भी नजर आते हैं. फिर इसी में एक और मैकेनिज्म ये भी होता है समटाइम कि जो आपका लैगिंग क्रोमोसोम है, लैगिंग क्रोमोसोम मैं उस क्रोमोसोम को कह रही हूँ जो कि डिसाइडेड नहीं है कि किस सेल में जाना है. इट कैन समटाइम मेक्स इट्स ओन माइक्रोन्यूक्लियस. ठीक है, ये भी फिनोटाइप आपको कैरियोटाइप किसी सेल का कैंसर में ऑब्जर्व हो सकता है. दिस माइक्रोन्यूक्लियस कंटेन्स वन ऑफ द क्रोमोसोम जो कि यहाँ पे प्रॉपरली सेग्रीगेट नहीं हो पाया. All right, and so in the next round of the interphase इसकी properly replication नहीं हो पाएगी. ठीक है, replication नहीं हो पाएगी तो that means कि उसकी ना proof read हो पाएगी. It can retain in the cell for some cycles of cell division, but ultimately it may be, degraded. This phenomena is called chromothripsis, and this chromosome is called pulverized chromosome. तो yes, ये माइक्रोन्यूक्लियस कैसे बने?
माइक्रोन्यूक्लियस ऐसे बना कि जब ये डिवाइड हुए क्रोमोसोम, तो इंस्टेड ऑफ गोइंग इन टू द न्यूक्लियस इट मेक्स इट्स ओन स्मॉल न्यूक्लियस. उसकी प्रॉपरली सेपरेशन नहीं हुई, उसने अपना एक न्यूक्लियस बना लिया. So it was a part of DNA actually. Yes, it's a chromosome. It should be a part of the nucleus. When they align at the mitotic spindle, they should go equally in both cells. यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो ये वाला क्रोमोसोम है, इंस्टेड ऑफ गोइंग इन टू द न्यूक्लियस, उसने अपना एक माइक्रो न्यूक्लियस बना लिया. सही है. अब इस माइक्रो न्यूक्लियस से ना तो रेप्लिकेशन प्रॉपरली हो रही है इस क्रोमोसोम की, क्योंकि नेक्स्ट राउंड में डेफिनेटली जब यहाँ पे रेप्लिकेशन होगी तो इसकी भी होनी चाहिए, बट वो नहीं हो पा रही है. एज अ रिजल्ट ये क्रोमोसोम डिग्रेड हो सकता है. फाइनली क्या होगा, एक लेस नंबर ऑफ क्रोमोसोम इस सेल के अंदर रिप्रेजेंट होगा. सो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द कैरियोटाइप फीचर इन दी कैंसर सेल्स. सो अगेन अगर इसको हम एवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव से देखें तो anything, any change, any mutation, any gross change at the chromosome level, anything that increases the probability of random changes in gene function. ऐसी चीजें, ऐसी म्यूटेशंस जो जीन के फंक्शन को इम्प्रूव कर रही हैं, इम्प्रूव इन अ सेंस के वेरिएशंस दे रही हैं जीन के फंक्शन में, वो चीजें प्लस वो हेरिटेबल हो, हेरिटेबल भी हो रही है. That means it's going from one cell to another at the time of cell division, right? And it's not too deleterious. यानी at one cell death नहीं हो पा रहा है. तो ये तमाम वो कैरेक्टर्स हैं जिनको एवोल्यूशन सपोर्ट करती है. ठीक है. तो एवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू से ये पूरा प्रोसेस सपोर्ट में है. एंड these are the reasons जिसकी वजह से फाइनली कैंसर जो है वो एक एग्रेसिव फॉर्म में डेवलप हो जाता है. ऑलराइट, एनीथिंग? सो हम लोग बार बार एक बात कर रहे हैं कि वो सेल्स जो कि कॉन्टिन्यूसली डिवाइड हो रहे होते हैं उनमें रेट ऑफ कैंसर और उनमें चांसेस ऑफ कैंसर डेवलपमेंट इंक्रीज होते हैं. राइट. तो यहाँ पे भी यही दिखाया गया है कि देयर इज अ स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन बिटवीन द फ्रीक्वेंसी ऑफ सेल डिवीजन एंड द इंसिडेंस ऑफ कैंसर इन पर्टिकुलर टिश्यूज. तो जो आपके बोन सेल्स हैं, ऑस्टियोसार्कोमास आर वेरी रेयर, क्योंकि उनकी डिविजन्स कब होती है. ऑस्टियोसार्कोमा कब होता है, पहले बताएं, सुना है कभी इसके बारे में? बोन के कैंसर्स जब डैमेज हो जाए, छोड़ के बोन में, आई मीन किस एज में होते हैं? हमने बात की थी कि कैंसर यूजुअली दे ग्रो आफ्टर एज ऑफ 40 और 60, 70, 80 तक जाके उसके बाद डिक्लाइन होता है. ऑस्टियोसार्कोमा आपके ख्याल में अर्ली एज में हो गया? बहुत रिलेटिव टर्म में अर्ली एज, मेरे लिए 40 अर्ली एज है, आपके लिए क्या है? एट व्हाट एज? साइंटिफिक तरीके से बताइए कि व्हाई ऑस्टियोसार्कोमास आर एट व्हाट एज दे डेवलप. ठीक है. और कोई चैट जीपीटी का इस्तेमाल ना करें, मोबाइल फोन को ऊपर रखें, फोन को ऊपर रखें. मैम हम ये कह सकते हैं कि टोटल्स होते हैं क्योंकि उस वक्त डिवीजन होती है, उस वक्त डिवीजन ज़्यादा हो सकती है, लेकिन जब हमारी एज आ जाती है तो वो जो है वो उस तरह से ग्रो नहीं करती, पहले कुछ नहीं. So before adulthood, the osteosarcomas are common. I mean not common, but this is the point where osteosarcomas can develop. ठीक है. Because हमने वही बात की. अगेन आपको इस कॉन्सेप्ट को बहुत आसानी से अब समझ आ गया होगा कि वो सेल्स और टिश्यूज जो कॉन्टिन्यूसली प्रोलिफरेट हो रहे होते हैं, डिवाइड हो रहे होते हैं, वहाँ पे उस टाइम पे कैंसर डेवलपमेंट के चांसेस आर वेरी हाई. तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि ऑस्टियोसार्कोमास डेवलप बिफोर और ड्यूरिंग एडल्टहुड, जहाँ पे आपकी बोन्स डेवलप हो रही होती हैं. ऑलराइट. और जो बाकी के हैं सेल्स, उनका लाइफ टाइम रिस्क
जो है वो आपके सेल डिवीजन रेट और आपके जो एपिथेलियल टिश्यूज की डिवीजन है, दैट मीन्स के रेस्पिरेटरी ट्रैक के, डाइजेस्टिव ट्रैक के, वो विद द पैसेज ऑफ टाइम बिकॉज दे आर ऑलवेज कंटिन्यूसली डिवाइडिंग, उसके साथ आपका इंक्रीज हो रहा है चांसेस। ओके, सो अब हम एक और कॉन्सेप्ट के बारे में बात करने लगे हैं। पहले ये हेडिंग के पढ़े आप। सम कैंसर्स में हार्बर अ स्मॉल पॉपुलेशन ऑफ स्टेम सेल्स। डू यू एवर हर्ड ऑफ दैट कि आप कि कैंसर सेल्स जो वो स्टेम सेल्स भी हो सकते हैं या स्टेम सेल्स कैंसर सेल्स भी हो सकते हैं, ऐसे कहते हैं इसको? सुना? क्या सुना? रिसेंटली अभी हमारे सुपरवाइजर से डिस्कशन हुई थी तो उन्होंने बताया था कि स्टेम सेल्स बेसिकली वो दूसरे डिफरेंट सेल्स में ट्रांसफॉर्म हो सकते हैं। सो देयर इज अ रिसर्च पेपर भी जिसमें उन्होंने क्या कहते हैं कि कैंसर सेल्स को हम क्यों नहीं प्रोग्राम कर सकते या उनको अगर हम प्रोग्राम करें उनको नॉर्मल सेल्स में कन्वर्ट कर दिया जाए। तो अभी रिसेंटली हमने ये इस तरह की डिस्कशन की थी तो उससे ये पता चला कि इस कैंसर सेल्स के अंदर भी स्टेम सेल्स वाली एबिलिटी है, वी कैन प्रोग्राम देम एंड कन्वर्ट देम इनटू द नॉर्मल सेल्स इंस्टेड ऑफ किलिंग देम। और कुछ स्टेम सेल में डिफरेंशिएशन फिर होता है कि we can change वो क्या है? expected like in epithelium or differentiated cells बन सकते हैं, potential होता है, पोटेंशियल, ठीक है। फिर तो माइग्रेन कैंसर के स्टेम सेल्स होते हैं, कैंसर स्टेम सेल्स कैंसर स्टेम सेल्स होते हैं। ये जो ट्रांजिशंस होती है बेसिकली फिनोटाइप में दे बिकम फाइब्रोब्लास्ट लाइक, तो वो लोग अपना लाइक मेटास्टासाइज में बहुत हेल्पफुल होता है उनके लिए। दे आर नॉट एक्चुअली स्टेम सेल, दे आर एक्टिंग लाइक स्टेम सेल। और कुछ वॉइस स्टेम सेल्स मतलब उसकी जो प्रोलिफरेशन एंड डिफरेंशिएशन है वो कंट्रोल होती है। स्टेम सेल्स की स्टेम सेल्स व्हेन रिक्वायर्ड होती हैं तब वो प्रोलिफरेट करते हैं और डिफरेंशिएट होते हैं, जो कि एडल्ट स्टेम सेल। ये कैंसर स्टेम सेल्स काम कंट्रोल अनरेगुलर, बिल्कुल ठीक है। जिसकी जो पॉपुलेशन होती है 8 to 10 होती है, लेकिन स्टेम सेल्स की इस तरह बिल्कुल सही बात है कि कह रहे हैं कि जो स्टेम सेल्स हैं उनकी एक प्रोग्राम सेल डिवीजन होती है, उनकी प्रोग्राम एवरीथिंग इज प्रोग्राम फॉर दी स्टेम सेल्स इन अ नॉर्मल टिश्यूज और नॉर्मल बॉडी, ठीक है। कैंसर सेल्स दे कैन ऑल्सो बी स्टेम सेल्स, ठीक है, यानी कि स्टेम सेल्स और कैंसर सेल्स they can acquire the properties of these stem cells, ठीक है। तो पहले हम जो नॉर्मल मैकेनिज्म है उसको थोड़ा सा देखते हैं, देन वी विल टॉक अबाउट कि हाउ कैंसर स्टेम सेल्स बिहेव एंड हाउ दे डू मेंटेन दिस प्रॉपर्टी। सो नॉर्मली वी नो दैट कैंसर वी नो दैट स्टेम सेल्स, ठीक है, दे हैव द कैपेबिलिटी ऑफ द सेल्फ रिन्यूअल, ठीक है, all agreed, and they when they divide they decide to either become a stem cell again or they can form a transit amplifying cells, ठीक है। Transit amplifying cells are again they have the potential to proliferate for certain generations, 4 to 5 depending upon the type or the origin, and then they divide into they can divide to give finally the terminally differentiated cells which has less potential for further differentiation. They are terminally differentiated, ठीक है। that means कि उनका function now decided है and they will perform this function and after that they will either die or be in the resting stage, ठीक है। यही स्टोरी है या नहीं है? दिस इज द नॉर्मल फंक्शन ऑफ दी। आर यू एग्री और व्हाट? इज एवरीथिंग ओके? ओके, so the terminally differentiated cells have their decided fate, right? That means now they are destined to do a specific function. कि अगर कोई लंग का सेल है तो उसको पता है कि मुझे क्या फंक्शन करना है
और उसके बाद इट विल डाई, वो किसी और सेल में डिवाइड नहीं होगा, राइट। सो दिस इज द नॉर्मल मैकेनिज्म। और इस तमाम प्रोसेस की बहुत ही कंट्रोल्ड रेगुलेशन होती है। दैट मीन्स कि नंबर ऑफ द स्टेम सेल इन अ सर्टेन टिश्यू, नंबर ऑफ द ट्रांजिट एम्पलीफाइंग सेल्स आर मेंटेन्ड इन अ सर्टेन नंबर, यानी कि हमेशा जो ट्रांजिट एम्पलीफाइंग सेल्स हैं दे आर मोर इन नंबर्स कंपेयर टू द स्टेम सेल। नॉर्मल स्ट्रक्चर की हम बात कर रहे हैं, ताकि एज सून एज अ न्यू सेल इज रिक्वायर्ड, जल्दी से ट्रांजिट एम्पलीफाइंग सेल कैन बी क्विकली proliferate and produce a terminally differentiated cell, ताकि वो जिस भी फंक्शन के लिए है वहां पे वो अपना फंक्शन परफॉर्म कर सके। ऑल एग्रीड? तो इसकी कंट्रोल्ड proliferation, controlled number is very much important, ताकि कोई भी टिश्यू का नॉर्मल होम्योस्टेसिस को मेंटेन किया जाए। So what the cancer stem cell do, they also acquire the markers or they also reprogram their cells and behave like a stem cell। ठीक है, किसी भी कैंसर की पॉपुलेशन में there are certain cells which acquire or which reprogram themselves as the stem cells। ठीक है, that means that they acquire the property of dividing into transit amplifying like cells, that means the intermediary cells, and then those cells can be divided to produce the what are the last name? The terminally differentiated cells, right? तो इससे क्या चैलेंजेस हो सकते हैं? इस तरह की एक मिक्स पॉपुलेशन है ट्यूमर में, जहां पे हमारे पास ट्रांजिट एम्पलीफाइंग सेल्स हैं, स्टेम सेल्स हैं, एंड देन देयर आर आल्सो टर्मिनली डिफरेंशिएटेड सेल्स। तो इस तरह की जब पॉपुलेशन है, कैंसर को ट्रीट करना है, तो क्या चैलेंजेस हो सकते हैं? डेफिनेटली सिंस दे आर रिप्रेजेंटिंग अ हेट्रोजीनस ग्रुप ऑफ सेल्स, तो आपने टारगेट अगर करना है ट्रांजिट एम्पलीफाइंग सेल्स को, देन देयर इज अ स्टेम सेल which will again maintain the normal number of cells by dividing and multiplying। ठीक है, तो this is the biggest challenge in the tumor or the cancer treatment। ठीक है, and this is the known mechanism now for the cancer development। और इसको प्रूव करने के लिए बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए गए, जहाँ पे किसी भी कैंसर के टिश्यूज को लिया और फिर सिंगल सेल को थ्रू सेल सॉर्टिंग माउस के अंदर डिफरेंट ऑर्गन्स में प्लांट किया गया, एंड इट वाज ऑब्जर्व कि सम सेल्स विच हैव स्पेसिफिक मार्कर्स आर कैपेबल ऑफ सेल्फ रिन्यूअल एंड कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग द ट्रांजिट एम्पलीफाइंग सेल्स, and some cells they do not have those markers। ठीक है, और वो sometimes they are not capable of invading another tissue, or even they are not capable of just surviving in a different tissue। So cancer metastasis के point of view से भी this is also very very important कि जो cancer stem cells हैं, because they have a huge potential to produce variety of cells, तो they have more potential कि वो invade भी कर सकें, colonize भी कर सकें different tissues को। So this is also in perspective of the treatment, this is also one of the biggest challenge। So can we say कि जो cancer stem cells है basically वही सिर्फ invade कर रहे हैं, जो normal cells है, cancer normal cells है, वो invade उस तरह से नहीं करते, वो die हो जाते हैं? We cannot say this because in as we are saying कि कैंसर टू कैंसर, पेशेंट टू पेशेंट बहुत चीजें वैरी कर रही हैं। ठीक है, इट्स नॉट ऑलवेज नेसेसरी कि स्टेम सेल ने ही मूव करके जाना है और वही इन्वेड करेगा। समटाइम्स सेल विदाउट एनी मार्कर ऑफ स्टेम सेल कैन इन्वेड another tissue। So it depends on the chance, you know,
if it can invade, if it can sustain, आगे हम देखेंगे कि invasion के जो chances हैं वो बहुत ही कम होते हैं, बहुत कम होते हैं, but still people develop metastasis, invade कर जाता है. ये कि जो भी हम मैकेनिज्म स्टेम सेल्स हैं, जो भी हम मैकेनिज्म स्टडी कर रहे हैं, तो ये कंफर्म नहीं है कि हर सेल इसी को ही फॉलो करेगा. हर सेल का It's not necessary. Yes. It's not necessary. सब कैंसर दूसरे से डिफरेंट है. कुछ में कैंसर स्टेम सेल हो सकते हैं, कुछ में नहीं भी हो सकते हैं. अच्छा, एक चीज़ में मैं थोड़ा सा ये भी कंफ्यूज इस कॉन्सेप्ट को लेके कि फॉर सपोज if you talk about the breast cancer, तो उसमें कैंसर बनना स्टार्ट हो गया. क्या वहाँ पर जब कैंसर फॉर्मेशन स्टार्ट हुई है देन कैंसर स्टेम सेल्स वहाँ पे फॉर्म होंगे एंड मतलब वो वहाँ से वो एक्ट करना शुरू करेंगे, या नॉर्मली वहाँ स्टेम सेल्स ऑलरेडी होते हैं जो कि कैंसरस हो जाते हैं? It can be both ways actually, but the more common is the one where normal cells acquire the ability of these stem cells. This is the more common phenomenon. Yes. अगर हमारे पास ऐसा सिचुएशन है, यहाँ पर स्टेम सेल्स भी है, so what if we treat the stem cells of the cancer? So could we eradicate the cancer completely because the transit amplifying cells will eventually die? If we target the stem cells and somehow are able to completely eradicate, so we'll be eradicating the cancer completely. Actually इस पे काम हो रहा है, ठीक है, but since ये जो कैंसर सेल पॉपुलेशन है, इसके हर सेल नहीं बट पॉपुलेशन ऑफ सेल्स हर एक डिफरेंट स्टेजेस के ऊपर है, डिफरेंशिएशन के डिफरेंट स्टेजेस के ऊपर है. तो आप अगर स्टेम सेल को खत्म कर रहे हैं, ट्रांजिट एम्प्लीफाइंग सेल्स आर स्टिल देयर, But they will die eventually. if they are proliferating, आपने एक कैरेक्टर को टारगेट किया ना, आपने मार्कर्स की बेसिस पे स्टेम सेल को टारगेट कर लिया, ठीक है. आपके ट्रांजिट एम्प्लीफाइंग सेल्स हैं, दे मे रीप्रोग्राम टू बिकम स्टेम सेल, ठीक है. और जैसे कि एक नॉर्मल सेल से स्टेम सेल जनरेट हो गया कैंसर में, इट कैन रीप्रोग्राम अगेन. सो विश तो यही है कि ऐसा हो जाए, बट सिनेरियोज ये नहीं है एक्चुअली. और यहाँ से मतलब एक और पॉइंट भी राइज होता है कि even after the cancer's formation, the cells are still mutating. Yes, still continuously. So मतलब हम इनके लिए अगर कोई थेरेपी इंट्रोड्यूस भी करवा दें, so they have the ability to transfer that somehow by Yes. another mutation. They always find a way to to mutate, to survive. They always find a way, and this is why cancer as a disease is still a biggest challenge. यही तो पॉइंट है जो हम कहते हैं रिकरेंस होता है, या हमारे पास तो रिकरेंस भी तो ये होता है Is also because कि अगर फर्स्ट हम उसको कोई इम्यूनोथेरेपी दे रहे हैं, या हम उसको कोई जिस तरह कोई इनहिबिटर दे रहे हैं हार्मोन रिसेप्टर का, तो लेकिन बाद में जब रिकरेंस होती है तो वो ट्रीटमेंट अफेक्ट नहीं कर रही होती, क्योंकि वो जो होता है वो कोई न्यू म्यूटेशन के सेल्स होते हैं. Yes. Exactly. That's why the world is moving towards the single cell studies, ताकि वो उसकी हेट्रोजेनिटी एंड क्लोन्स जो हैं कैंसर्स के उसको आइडेंटिफाई किया जा सके. क्योंकि जब हम बल्क में करते हैं तो हमारे पास रिजल्ट सारे सेल्स का एक साथ आता है, सो वी डोंट नो कि वो एक किसी क्लोन से डिफरेंट क्लोन से आ रहा है या डिफरेंट टाइप ऑफ सेल सेम बिहेव कर रहा है. Definitely. And this is also, I mean, the one word which I understand, our biggest challenge is heterogeneity. Heterogeneity of the cancer cell population is the biggest challenge. अब इसको कैसे कोप किया जा सकता है? आप लोग यंग साइंटिस्ट हैं, आप लोग कोई अच्छा सा नया आइडिया लेकर आए किस तरह से हम heterogeneity of cancer को टैकल कर सकते हैं. मैम इस पे ये भी होता है कि कैंसर अगर वो एक प्लेस पर है तो वो हेट्रोजेनस नहीं है, लेकिन जब वो मेटास्टेसाइज हुआ नहीं चांसेस की बात कर रहे हैं, लेकिन जब वो मेटास्टेसाइज होता है तो ड्यूरिंग द मेटास्टेसाइज वो जो है वो डिफरेंट क्लोन्स फॉर्म कर देता है. बट इवन एट द वन प्लेस इट इज heterogeneous. यही तो बिगेस्ट चैलेंज है कि जब हम बायोप्सी करते हैं तो ट्यूमर का जस्ट एक साइड का जो पार्ट होता है उसकी बायोप्सी होती है, लेकिन हो सकता है कि जो ट्यूमर का दूसरा डिफरेंट पोर्शन है वहाँ पे कोई और म्यूटेशन हो, और ट्रीटमेंट जस्ट उस पार्ट की बेस पे डायग्नोस हो जो उस बेस पे हो, लेकिन दूसरे जो क्लोन है उनका. Exactly. All right. मैडम हो सकता है कि ऐसा ट्रीटमेंट हो जो अच्छे सेलों पर इफेक्ट ना करे.
और जितने भी सेल हैं जो नॉर्मल से अब नॉर्मल है, चाहे वो किसी भी तरह के हैं, उनके ऊपर इफेक्ट करे, कोई ऐसे नैनो पार्टिकल्स, इस तरह की चीज़ें तो हैं जो स्पेसिफिकली कैंसर को या ट्यूमर सेल्स को टारगेट करती हैं। इस तरह के तो हैं चीज़ें जो कि स्पेसिफिकली कैंसर सेल्स को टारगेट कर लें और नॉर्मल सेल्स को ना करें। ये तो बहुत जनरलाइज किस्म की चीज़ है। बट अगेन आपके पास क्योंकि कैंसर का सेल बहुत वेरी कर रहा है, तो उसको आप कैसे टैकल करेंगे, दैट इज़ अ चैलेंज। ओके, सो ये हम कल देखेंगे, वीडियोस मैंने कुछ ऐड की थी। तो अब हम आफ्टर डिस्कसिंग a lot about the heterogeneity and the how they behave as a microevolutionary process and all that, तो हम यहाँ पे कुछ चीज़ों को आउटलाइन कर सकते हैं कि what are the key attributes of the cancer cells in general. Number one, they have an altered homeostasis that results in cells growing and dividing at a faster rate than they die. ठीक है, यानी कि ऐसा नहीं है कि कैंसर सेल्स डाई नहीं हो रहे होते, अभी हम इन सबको डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, बट दे डू डाई, बट द रेट ऑफ प्रोलिफरेशन इज हाई कंपेयर टू द डेथ. एंड नंबर टू, दे बाईपास ऑफ नॉर्मल लिमिट्स टू सेल प्रोलिफरेशन. ठीक है, नॉर्मली हमें पता है कि सेल प्रोलिफरेशन पे एक लिमिट होती है एंड सेल्स, हर स्पेसिफिक टाइप ऑफ सेल्स में एक स्पेसिफिक नंबर होता है कि ये इतने नंबर ऑफ टाइम्स दे विल प्रोलिफरेट एंड देन दे हैव टू डाई. दे इवेड द सेल डेथ सिग्नल्स, दे हैव ऑल्टर्ड सेलुलर मेटाबॉलिज्म, मैनिपुलेशन ऑफ द टिश्यू एनवायरनमेंट to support cell survival and to evade a deleterious immune response, escape of cells from their home tissue and proliferation in the foreign sites. So these are the general hallmarks of the cancer growth required for the growth of the cancer. Number one, cancer cells display an altered control ऑफ ग्रोथ एंड होम्योस्टेसिस. तो हमने बात की कि होम्योस्टेसिस में होना क्या चाहिए कि जितने सेल्स की डिवीजन हो, यूजुअली उतने ही सेल्स एपोप्टोसिस भी हो उनकी, तो ये एक होम्योस्टेसिस मेंटेन हो सकता है इस तरह से. लेकिन अगर इंक्रीज्ड सेल डिवीजन हो और नॉर्मल एपोप्टोसिस हो, यानी कि एक मैकेनिज्म ऑल्दो नॉर्मल है बट वन इज इरेगुलर, दैट इज इंक्रीज्ड cell division, it can lead to tumor. वाइस वर्सा है कि अगर नॉर्मल सेल डिवीजन हो रही है बट डिक्रीज्ड एपोप्टोसिस है, तो इट कैन ऑल्सो लीड टू ट्यूमर. सो हम अगर कैंसर सेल्स को, क्योंकि आप लोगों में से कई सारे लोग सेल कल्चर में भी काम कर रहे होंगे, कर रहे हैं कुछ लोग, हैंड रेज करें. आई एम श्योर देयर आर. ओके, सो आपको पता ही है कि कैंसर सेल्स जो हैं उनको हम बहुत सारे अपने जो ड्रग स्क्रीनिंग प्रोजेक्ट्स होते हैं या हमने कोई प्रोटीन के फंक्शंस को स्टडी करना है, तो वी यूज टू टेक कैंसर सेल्स टू स्टडी. तो आपने देखे होंगे कैंसर सेल्स को अगर सेल कल्चर में दे हैव अ डिफरेंट मॉर्फोलॉजी, ठीक है, दे हैव अ डिफरेंट शेप, दे हैव अ डिफरेंट मोटिलिटी. That means their movement in the cell culture is different as compared to the normal cells. चाहे आप इन cells को in vivo नहीं देख सकते, तो हम in vitro we can observe and we can correlate their behavior कि ये जैसे यहाँ behave करें ऐसे ही ये system में भी behave करते होंगे. So they have a different shape, they have different motility, their responses to growth factors is different, and very importantly is their character, that how they react with the substratum, that is the surface of the petri dish. ठीक है, जो आपकी सेल कल्चर फ्लास्क होती है उसके साथ वो कैसे रिएक्ट करते हैं. ठीक, अब यहाँ पे आपको दो माइक्रोस्कोपिक पिक्चर्स दिख रही हैं, इनमें से कौन से वाले नॉर्मल हैं और कौन से कैंसरस हैं.
जो लोग सेल कल्चर में काम करते हैं वो नहीं बताएंगे, डेफिनेटली उनके स्किल बिल्कुल क्लियर है। जी बी वाले कैंसर है, कितने लोग कहते हैं? वो नॉर्मल है, श्योर? सोच के बताएं। दोनों कैंसर हैं? यस बॉयज, राइट वाला कैंसर है, एग्जैक्टली राइट वन इज द कैंसर phenotype, ठीक है? ओके, एंड यू कैन सी दैट जो नॉर्मल सेल्स हैं दे आर स्प्रेडिंग लाइक अ सिंगल शीट, ठीक है? दे ओनली डिवाइड व्हेन दे आर इन कॉन्टैक्ट विद द सबस्ट्रेटम, ठीक है? जब तक वो अटैच्ड हैं they can only divide until they are attached with the substratum. अगर वो स्पेस फिल हो गई they will stop dividing. जबकि कैंसर सेल्स क्या करते हैं? they don't respect of any boundary. Even if the space is filled, they will continuously divide, ठीक है? And they also divide in suspension, ठीक है? अगर वो किसी चीज से कांटेक्ट में नहीं भी हैं they will still divide, right? So these are the different characters between the normal and the cancer cells, how they behave in the cancers in the cell culture. Madam, blood cells की they are different. We are talking about the adherent cells की बात कर रहे हैं. So here you can see that these are the normal cell phenotype, contact inhibited monolayer of normal cells in tissue culture dish, ठीक है? So transform cells lose contact inhibition. Contact inhibition समझ आ रहा है आपको? Contact inhibition का phenomena normal cells के अंदर होता है. That means when they are in contact with the substratum, they divide, but if they lose this contact they won't divide, right? As you can see यहाँ पे जो आपका कैंसर सेल्स है it is not in contact with anything but it's still dividing, ठीक है? forming the piles of the cells. normal cells में ऐसे नहीं होता है. लेकिन मार्केट सेल्स तो slightly differently behave करते हैं, like कौन से cells? arcade like cells, जो skin epidermal keratinocytes slightly different behave करते हैं, वो monolayers की form में नहीं चलते. फिब्रोब्लास्ट की बात कर रहे हैं? Fibroblast नहीं, arcade keratinocyte cells. कैरेटिनोसाइट्स की बात कर रहे हैं आप? कैंसर्स कैरेटिनोसाइट्स की बात कर रहे हैं? नॉर्मल जो सेल्स हैं, तो नॉर्मल सेल्स तो मोनोलेयर्स ही होंगे ना? वो वेवी फॉर्म बनाते हैं, मतलब जैसे नॉर्मली बाकी फिब्रोब्लास्ट लाइक सेल्स होते हैं उस तरह नहीं. अच्छा, एक्सेप्शंस तो हैं, डेफिनेटली देयर आर एक्सेप्शंस, लेकिन हम जनरली फिनोटाइप की बात कर रहे हैं ना कि जो कैंसर सेल्स हैं उनका क्या मैकेनिज्म होता है डिवीजन का, और जो नॉर्मल सेल्स हैं उनका क्या होता है, इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड कि वो एक सिस्टम में कैसे बिहेव करते होंगे. सही है? तो समझ आया आपको कांटेक्ट इनहिबिशन का फिनोमेना क्या होता है? कांटेक्ट इनहिबिशन समझ आ रहा है क्या? जो नॉर्मल सेल्स होते हैं जब तक वो किसी सरफेस के साथ जो है उनका कंटेक्ट रहेगा तो तब तक ग्रो करते हैं. अगर वो जो है उनका कंटेक्ट जो है वो इनहिबिट हो जाए तो वो ग्रो नहीं करते हैं. लेकिन कैंसर सेल्स जो है आफ्टर दे लूज कंटेक्ट दे स्टिल कैन डिवाइड इवन इन सस्पेंशन. तो मैडम अगर हमें इसका स्टेरॉइड या ऑर्गेनॉइड्स बनाने हैं, I think it requires additional growth factors and different setup for the 3D structure. And organoids के लिए आपको different setup चाहिए होगा. You need more factors, additional growth factors and different setup to make the organoid. Okay, so these are the three characters which we can infer that transformed cells will often divide
इवन इफ हेल्ड इन सस्पेंशन, जैसे हम यहाँ पे देख रहे हैं कि वो सस्पेंशन में है, कॉन्टैक्ट में नहीं है, बट दे आर डिवाइडिंग. ट्रांसफॉर्म सेल्स कंटिन्यू मूविंग एंड डिवाइडिंग इवन आफ्टर कॉन्फ्लुएंसी. नॉर्मल सेल्स कॉन्फ्लुएंट होने के बाद डिवाइड नहीं करते हैं. एंड और क्या करते होंगे अगर वो डिवाइड नहीं करते तो, और कॉन्फ्लुएंट हो गया, they will start to die, ठीक है. और जबकि abnormal cells या cancer cells they won't die easily. Transformed cells no longer require all of the positive signals from their surrounding that normal cells require. यानी कि अगर तमाम positive signals नहीं भी है ना, they will still proliferate. ठीक है. And also they don't respond to the inhibitory signals. एक और पॉइंट ये है. अब इसी चीज को एक जो हमारा गट है उसमें समझाया है कि उसमें नॉर्मल सेल्स में आपकी जो सेल डिवीजन है, नंबर ऑफ सेल्स हैं, उनको किस तरह मेंटेन किया जाता है विद इन द एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स. सेल डिवीजन होती है और एक एक रिक्वायर्ड नंबर ऑफ सेल्स को मेंटेन रखा जाता है. And whenever there is a new replication or proliferation, तो जो old cell है उसको lumen में discard कर दिया जाता है and it is usually die due to apoptosis. ठीक है, which is a normal way of cell death. यहाँ पे जो C है, it's showing the same gut for the cancerous or individual, where it shows कि अगर कैंसर सेल्स है, एक तो एग्जैक्ट नंबर ऑफ सेल्स मेंटेन नहीं हो रहा, ठीक है, और जो एडिशनल सेल्स हैं दे में लीव इनटू द ल्यूमेन, और यहाँ पे ये डिस्कार्ड हो सकते हैं. एंड समटाइम्स दे मे लीव फ्रॉम द बेजल एक्सट्रूजन, यानी कि ये जो इसकी बेजल लाइनिंग है इससे स्केप करके इट कैन एंटर इनटू दी एंडोथेलियल टिश्यूज, और वो किसी और टिश्यू या किसी और ऑर्गन की तरफ भी जा सकता है, और वहां पे इट कैन ट्राई टू फॉर्म न्यू कॉलोनीज. राइट. ओके, शैल वी स्टॉप? एनी क्वेश्चन? अभी पूछ ले फिर, क्योंकि कल आके दोबारा, वरना कोई साइड्स देते हैं. कल दे दूंगी मैं आपको, ये कल कंप्लीट हो जाएगा. आपकी कितनी क्लासेस है? 3 है. के बाद मैं फिर बाद में साथ ही लोगों के साथ ही सो बात करूँगी. मैडम फिर कल का कुछ करना कॉन्सेप्चुअल बात है मैडम, इसमें. में मुझे ना कुछ याद नहीं टर्म्स रहता. ही नहीं पता, क्योंकि मैं केमिस्ट्री की हूँ ना, तो मुझे कुछ टर्म्स ही नहीं पता. वो तो मैंने कब का पढ़ा हुआ है माइटोसिस. आप डी सेल जो बुक है उसका चैप्टर नंबर 20 निकालें और पढ़ें. ये सारे मैंने लेक्चर वहीं से बनाए एक्सेप्ट फ्यू फिगर्स. ओके, एनी क्वेश्चन स्टूडेंट्स?